किसान साथियों, आइए आज बात करते हैं मिर्च की खेती के बारे में। मिर्च भारत यानी इंडिया की सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसलों में से एक है। यह पूरे देश में लगभग उगाया जाता है। पूरी दुनिया में मिर्च की 400 से अधिक वैरायटी पाई जाती हैं और मिर्च को खास तौर पर गरम तीखी भी कहा जाता है और काली मिर्च भी कहा जाता है। मीठी मिर्च है, बेल मिर्च है, कई प्रकार की प्रजातियां ये पाई जाती हैं। मिर्च और शिमला मिर्च दोनों एक ही परिवार के साथ साथ एक ही जीनस यानी कि शिमला मिर्च के ये जीन्स हैं। इंडिया दुनिया में मिर्च का मेन प्रोड्यूसर, यूजर और एक्सपोर्टर है। इसके बाद चीन प्रमुख शिमला मिर्च उत्पादक देशों में से एक है। इंडिया में चिल्ली की कल्टीवेशन वाले राज्य है, जैसे आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के कुछ भागों में मिर्च की खेती की जाती है। मिर्च को उगाने के लिए कैसे कैसे क्लाइमेट चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। मिर्च को हल्की व भारी मिट्टी दोनों प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है। जैसे आप रेतीली मिट्टी हो या भारी मिट्टी हो, दोनों में इसकी बिजाई की जा सकती है। और मिर्च के लिए जो राइट और सही जो है मिट्टी का पीएच वो 5.8 से 6.5 होना चाहिए। मिर्च की जो फसल है वो जल भराव के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील रहती है। मिर्च की खेती के लिए भूमि को तैयार करने के लिए 3 से 4 बार अच्छी जुताई कर लेनी चाहिए और खेतों को एक समान समतल कर लेना चाहिए। 1 एकड़ में खेत की तैयारी के लिए आपको तकरीबन 100 क्विंटल फार्म यार्ड मैनुअल या कंपोस्ट डालना चाहिए, जिससे आपकी फसल बेहतर व ज़मीन उपजाऊ रहती है। तो किसान साथियों, आपको 1 एकड़ में पौध उगाने के लिए तकरीबन 6 बाई 1.5 मीटर के जो है आकार के लगभग 6 से 8 बेड बनाने ज़रूरी रहते हैं और तकरीबन ये 0.15 मीटर जो है वो ऊंचे रहने चाहिए, ताकि पानी की निकासी और नमी बरकरार अच्छे तरीके से रह सके। नर्सरी को बेड को तैयार करने के लिए तकरीबन आपको 8 से 10 किलोग्राम अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद और साथ में NPK उर्वरक जो कि 15-15 आपको तकरीबन 500 ग्राम के आसपास प्रयोग करना है। और नर्सरी की मिट्टी को ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है, जिससे आने वाले समय में आपकी फसल जो है वो डैम्पिंग ऑफ की समस्या से दूर रहेगी। तो उसके लिए आप ध्यान रखिए कि नर्सरी की मिट्टी को तकरीबन कैप्टान जो आता है उसका 0.3% घोल 5 लीटर पानी के साथ लेके और उन बेडों को अच्छे से भिगो देना चाहिए। किसान साथियों, बेटर सीड जर्मिनेशन के लिए आपको इस बेड को 48 घंटे के लिए एल्काथिन शीट से ढक देना चाहिए और फिर 48 से 72 घंटे के बाद इसको खोल देना चाहिए और उसके बाद बुआई की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट करनी चाहिए। किसान साथियों, 1 एकड़ मिर्च की नर्सरी तैयार करने के लिए तकरीबन आपको 80 से 100 ग्राम बीज प्रति एकड़ के लिए रिक्वायर्ड रहता है। और बिजाई करते समय ध्यान रखना है कि जो पंक्ति से पंक्तियों की दूरी है वो 5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर हो और तकरीबन 2 से 3 मिलीमीटर की जो है वो गहराई होनी चाहिए। और नर्सरी तैयार करने का उत्तरी भारत में या मैदानी इलाकों में जो बेस्ट टाइम है वो नर्सरी बोने का वो अक्टूबर से नवंबर है, जबकि पहाड़ी एरियो के लिए यह समय फरवरी से अप्रैल के बीच में होता है। कब बात करते हैं रोपाई की, मोस्टली जब भी आप नर्सरी उखाड़ के खेत में लगाते हो तो तकरीबन आपको शाम को लगानी चाहिए और जो प्लांट टू प्लांट स्पेस है वो 60 सेंटीमीटर से के आसपास रखना चाहिए। और ट्रांसप्लांटिंग के तुरंत बाद आप लोगों को इस खेत की सिंचाई कर देनी चाहिए, ताकि पौधे का जो जड़ पकड़ है और उसको नमी अच्छे से मिल पाए। किसान साथियों, जो सिंचाई है वो मोस्टली जो डिपेंड करती है वो आपकी सॉइल की कंडीशन कैसी है, मौसम कैसा है और आपकी मिट्टी का प्रकार कैसा है उस पर निर्भर करती है। तो आप अपने क्षेत्र में अपनी मिट्टी के हिसाब से नमी को बरकरार रखने के लिए समय समय पे ध्यान करके और सिंचाई करते रहें। मिर्च का जो पौधा है वो पानी ठहराव वाली अवस्था में नहीं चल पाता, वह अधिक नमी नहीं सहन कर पाता। इसके लिए आपको हल्की सिंचाई करनी चाहिए जब भी करें। और जब भी आप खेत तैयार करो तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि अगर बारिश ज़्यादा आ जाती है या आपके खेत में पानी ज़्यादा लग जाता है तो उस चीज़ की निकासी भी हो, ताकि ज़्यादा जो नमी है वो खेत में ना रहे। आमतौर पर जो फसल की सिंचाई है वो समर में यानी गर्मियों में 5 से 6 दिन के अंतराल पर और सर्दियों में तकरीबन 9 से 10 दिन के गैप पे की जानी चाहिए। ट्रांसप्लांटिंग के तुरंत बाद आपको ध्यान रखना है कि खरपतवारों का जो नियंत्रण है वो सही समय पे और अच्छे तरीके से हो जाए। तो तकरीबन आपको क्या करना है कि बिजाई के तुरंत बाद वीड कंट्रोल करने के लिए आपको जो पेंडिमेथलिन आती है 38% वाली, उसका इस्तेमाल 700 ml से लेके 1 लीटर तक करना चाहिए। इससे आपकी फसल में खरपतवारों का है वो नियंत्रण रहेगा। और दूसरी जो बात में ध्यान रखने वाली है वो ये है कि गैप फिलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहीं हमारा कोई पौधा मर गया है तो उसको फिल किया जाए ताकि वो गैप ना रहे। और ट्रांसप्लांटिंग के 20 और 40 दिनों के
बीच में 2 से 3 गुड़ाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपके लिए लाभदायक होगी। तो अब बात करते हैं कि आपकी फसल की जो ट्रांसप्लांटिंग से कितने दिन बाद आपकी फसल जो है वो फल देने लग जाती है। तो तकरीबन ट्रांसप्लांटिंग के 60 दिन के बाद मिर्च जो है वो आपकी फ्रूटिंग पे आ जाती है और हरी तुड़ाई आप कर सकते हो। तकरीबन जो हरी तुड़ाई हैं वो 5 से 6 तुड़ाई हो जाती हैं। और अगर आप लाल मिर्च की बात करो तो लाल मिर्च तकरीबन 90 दिन की अवस्था पे स्टार्ट हो जाती है और ये तकरीबन 2 से 3 तुड़ाई देती है। अगर बात करें मिर्ची की प्रोडक्शन की, तो पहले तो ये मिर्च की किस्म, उसकी क्वालिटी और मोटाई आदि पर निर्भर करती है। एवरेज जो है वो 15 से 20 टन हरी मिर्च और 3 से 5 टन सूखी जो लाल मिर्च होती है वो 1 एकड़ में आप लोग प्रोडक्शन ले सकते हो। अब बात करते हैं इसके जो डिजीज़ हैं वो कौन कौन से हैं। तो मोस्टली जो फंगल डिजीज़ हैं जो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है वो है डैम्पिंग ऑफ। तो डैम्पिंग ऑफ का हम बता ही चुके हैं कि आप अगर सीड ट्रीट करके लगाओगे तो डैम्पिंग ऑफ की दिक्कत बहुत कम आएगी। और सेकंड जो आती है वो आती है डाईवैक या फ्रूट रोट और एंथ्रेक्नोज की दिक्कत है जो मिर्ची के अंदर बहुत ज़्यादा मिलती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप जो डाइथेन M45 है वो तकरीबन 0.5% और या बाविस्टन 1% आप अपनी फसल में छिड़काव करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो ये डाईवैक और एंथ्रेक्नोज की जो समस्या है उसको रोक देता है। दूसरी दिक्कत आती है फ्रूट रोट की। तो फ्रूट रोट के लिए भी आप M45 या बाविस्टन जो है इन दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये दोनों में से एक को। M45 तकरीबन आप जो कर सकते हैं वो 3 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से, और बाविस्टन जो है वो तकरीबन 0.1% के हिसाब से आप पर लीटर पानी के हिसाब से कर सकते हो। तीसरी जो समस्या आती है वो आती है पाउडरी मिल्ड्यू की, जो कि मिर्च के पत्तों के नीचे या पत्तों के ऊपर सफ़ेद चूर्ण बन जाता है। तो उसके लिए आप तकरीबन जो है कैराथिन जो दवाई आती है उसका 0.2% जो है घोल को आप 15 दिन के इंटरवल पे आप स्प्रे करते रहें। और लीफ स्पॉट के लिए भी आप जैसे एक तो आप बोडो मिक्सचर जो है उसकी तकरीबन 1% या बाविस्टन जो है उसको आप 0.1% तकरीबन हर 15 दिन पे इस्तेमाल करते रहें। जैसे कि आपको बताया, आपके फंगल डिजीज़ को रोकने के लिए बाविस्टन बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, या डाइथेन M45 है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो इनसे अगर आप स्प्रे हर 15 दिन के समय पे करते रहते हो तो आपकी फसल जो है इन फंगल डिजीज़ से बची रहेगी। एक समस्या आती है आपको ब्लाइट की। तो ब्लाइट के लिए आपको करना क्या है कि या तो आप डाइथेन M45 0.2% का स्प्रे करें, या जैसे मार्केट में उपलब्ध है करगट है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, यूनिलेक्स है उसका प्रयोग कर सकते हैं आप। उसके बाद जो मेन दूसरी दिक्कत है वो बैक्टीरियल या वायरल डिजीज़ जो है उनसे ज़्यादा समस्या रहती है। तो इसमें जैसे आपके खेत में बैक्टीरियल लीफ स्पॉट या मोज़ेक वायरस जो है वो आ जाता है, जो कि आने वाले समय मिर्च के अंदर मुरड़िया यानी लीफ कर्ल वायरस के रूप में स्प्रेड होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए पहले तो आप बैक्टीरियल लीफ स्पॉट के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन आती है, उसका 200 ppm प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.03% आप इसकी स्प्रे दे सकते हैं। मोज़ेक वायरस को कंट्रोल करने के लिए आपको ध्यान पहले तो ये रखना है कि आपके खेत में जो थ्रिप्स का अटैक है वो ना हो, और सेकंड इसको स्प्रेड किया जाता है वाइट फ्लाई के द्वारा, तो या एफिड के द्वारा ये ट्रांसमिट होता है। तो उन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपके खेत में तेला चेपा ना हो और वाइट फ्लाई ना हो, और आपके खेत में जो थ्रिप्स का अटैक है वो ना हो। अगर बैक्टीरियल लीफ स्पॉट आता है तो उसके लिए आप स्ट्रेप्टोमाइसिन और जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन तकरीबन 20 से 40 ग्राम और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.03% का आपको 15 दिन पे स्प्रे करते रहना चाहिए। खास करके ये दिक्कत आती है अक्टूबर और नवंबर के दिनों में, तो ध्यान रखें तब। और मोज़ेक वायरस को कंट्रोल करने के लिए आपको पहले तो है कि आपके खेत में मेलाथियान है जो, उसका आप 0.1% का स्प्रे तकरीबन हर 10 दिन के अंतराल पे करते रहें। और प्रिवेंट करने के लिए आप वायरस कंट्रोल है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तकरीबन 1.5 ml पर लीटर पानी के हिसाब से, जिससे कि आपकी जो फसल है वो सुरक्षित रहेगी वायरस के प्रति। और लीफ कर्ल को रोकने के लिए तो आप पहले ध्यान करो कि आपके खेत में तकरीबन समय समय पे उसका निरीक्षण करते रहें और प्रिवेंटिव जो आपको बताया गया उसका इस्तेमाल करते रहें। अब बात करते हैं मिर्च के अंदर मोस्टली आने वाले जो इंसेक्ट हैं, जो रस चूसक हैं, उनके बारे में। तो जो सबसे पहले ज़्यादा आप नुकसान करती है वो थ्रिप्स आपके खेत में नुकसान करती है। तो थ्रिप्स क्या करती है कि पौधों की पत्तियों का जो रस है वो चूस लेती है और पत्तों के अंदर जो मुर्डिया आना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि लीफ कर्ल वायरस की शुरुआत होती है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए आपको थ्रिप्स को अच्छे से कंट्रोल करना है। तो इसके लिए मार्केट में आप डेलीगेट या ट्रेसर
आती हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हो, एक्टारा का इस्तेमाल कर सकते हो, कॉन्फिडोर है, फिप्रोनिल है, आप इनका इस्तेमाल करके आपके खेत को थ्रिप्स के अटैक से बचा सकते हो। और साथ में एफिड के लिए आपको ध्यान करना है, ये माहू है जो पत्तियों से पौधों का रस चूस लेता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप सबसे पहले तो ध्यान कीजिए कि नीम ऑयल वगैरह का इस्तेमाल करें, या कॉन्फिडोर है, एक्टारा है, आप इसका इस्तेमाल करके अपनी फसल को एफिड से बचा सकते हैं। और साथ में जो तीसरा कीट है वो है वाइट फ्लाई। वाइट फ्लाई पौधों का रस तो चूसती है, साथ में ये जो लीफ कर्ल वायरस है उसको भी आगे बढ़ाने का काम करती है। तो वाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए आप जैसे मेलाथियान है उसका 0.1% का स्प्रे दे सकते हो, या फिर आप कॉन्फिडोर कर सकते हो, या उलाला कर सकते हो, पनामा कर सकते हो। तो उससे जो आपकी फसल है वो वाइट फ्लाई से कंट्रोल रहेगी। और फिर जो समस्या आएगी वो आपको आती है फल बनने के बाद। तो फल में आपको दिक्कत आती है जो फ्रूट बोरर की, फल छेदक जो नुकसान करता है वो काफ़ी आपके फ्रूट का नुकसान कर देता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप जैसे इमामेक्टिन मार्केट में मौजूद है, तो आप इमामेक्टिन तकरीबन 1 से 3 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से कर सकते हैं। टाटा टकुमी या फेम तकरीबन 0.3 से 0.5 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी जो फसल है वो फ्रूट बोरर से बची रहेगी। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में जैसे फ्रूट के अंदर ब्लॉसम एंड रूट की दिक्कत आती है, यह फलों के सिरों पर तकरीबन स्लेटी रंग के धब्बे दिखने लगते हैं जो पानी के सोखने के कारण होते हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान करना है कि हल्की सिंचाई करें। वह जो नाइट्रोजन का उपयोग है यानी कि यूरिया का जो उपयोग है वो सीमित होना चाहिए, तो इससे आपकी फसल जो है वो ब्लॉसम एंड रूट से बची रहेगी। फिर बात करते हैं फ्लावर एंड फ्रूट ड्रॉप की। तो उसके लिए जो सबसे मुख्य कारण रहता है वो रहता है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहना, या ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहना, कम ह्यूमिडिटी रहना, और सूर्य का प्रकाश कम रहना, ये कारण रहते हैं आपके फ्लावर एंड फ्रूट ड्रॉप के। तो इसको रोकने के लिए आपको पहले तो क्या है कि फूलों में फलों के बनते समय हल्की हल्की सिंचाई करते रहें, जिससे कि ये दिक्कत नहीं आएगी। फ्लावरिंग को जब स्टेज हो आपकी फसल की, तो तब सीटेक 2.5 ml पर लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करें, जिससे आपकी फसल जो है वो फूल और फल गिरने की समस्या से बची रहेगी। या मार्केट में आप देखते हैं कि प्लानोफिक्स आता है, तो प्लानोफिक्स का भी इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं, जिससे आपके फ्लावर जो फ्रूट और फूल गिरने की समस्या है वो कंट्रोल में रहेगी।